देखते हैं आज के क्लास में केवल और केवल नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग का जो है वो हम लोग केवल समरी पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर विशेष चर्चा जब हम लोग पढ़ रहे थे तब कर चुके थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने गाँव का रेवेन्यू आता था, 100 गाँव का रेवेन्यू आता था। और वेन टी सैंग जब विजिट किए थे तो उस समय कितना गाँव हो गया था, 200 गाँव का रेवेन्यू आता था। यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर इकोनॉमिकल वरीज से क्या रहते थे, फ्री रहते थे। उनको आर्थिक चिंता किसी भी चीज़ की नहीं रहती थी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित ही हुआ था लोगों के दान पुण्य से, चैरिटी से और डोनेशन से। और आज उसी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो हमने अध्ययन किया है पूरे चैप्टर में समरी देखेंगे। और ये न तो कोई कहानी है और ना ही कोई निबंध है, बल्कि यह जो है वो एक स्पीच है। जब मगध रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखा जा रहा था, नींव रखा जा रहा था, तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पर गए थे उसका जीर्णोद्धार करने, उसका उद्घाटन करने के लिए। जीर्णोद्धार नहीं, उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। तो उस वक्त उन्होंने ये स्पीच दिया था और ये कहा था कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जब ये रखा जा रहा है, मगध यूनिवर्सिटी का जब ये ले फाउंडेशन रखा जा रहा है, तो इसे मगध यूनिवर्सिटी को, इस मगध यूनिवर्सिटी को नालंदा के जैसा गौरवमयी क्षण प्रदान करना है। इसे भी सेंटर ऑफ नॉलेज के रूप में जो है वो आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही और नालंदा यूनिवर्सिटी से तुलना किया, कंपैरिजन किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो गौरव है वैसा ही गौरव मगध यूनिवर्सिटी का भी होना चाहिए। हम उसको रिवाइवल करेंगे, हम उसको पुनः जो है वो क्या करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। तो देखते हैं जो मेन पॉइंट है उसको इंक्लूड किया गया है समरी में। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन शिक्षा का केंद्र, इज़ अ ब्यूटीफुल स्पीच, एक खूबसूरत भाषण है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। और ये खूबसूरत भाषण है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भारत के कौन है? राष्ट्रपति हैं। आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि जितने भी नेता होते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, वो पहले विद्यार्थियों में नेता हुआ करते थे, छात्र नेता जिनको कहा जाता है। उन्होंने अपना जो कैरियर है वो शुरुआत किया छात्र नेता के आधारशिला पर, और धीरे धीरे नेतृत्व करते 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 नेतृत्व क्षमता उनमें आती गई और वो बड़े बड़े नेता बन गए। तो ऐसा नहीं है कि भाषण केवल नेता ही देते हैं। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, भाषण जो है वो तैयार कीजिए, भाषण दीजिएगा स्वेच्छा से, जिसको इच्छा है वो देगा, कोई दबाव नहीं है। हाँ, अपने अंदर का हेजिटेशन निकालिए, आप अपने अंदर कमी देखिए कि आपके अंदर कमी क्या है, और उस कमी को दूर करने के लिए न तो आपके माता पिता आएंगे, न आपके गुरुजन आएंगे, अगर आपको खुद को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो रहा है तो। क्योंकि हम लोग केवल मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, पुश करेंगे, आपको आगे की तरफ धक्का देंगे, राह बताएंगे, लेकिन उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। और जब तक आप में चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आप आगे नहीं बढ़िएगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो नेतृत्व करना पड़ेगा। आपके अंदर जो है वो निखार आना चाहिए, आपके ज्ञान में जो है वो धार होनी चाहिए, ताकि आपके ज्ञान के प्रकाश से सोसाइटी में क्या हो, समाज में क्या हो, चहुओर जो है वो ज्ञान का प्रकाश फैले। अब यहाँ पर हम देखते क्या है कि ये नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग जो है वो एक खूबसूरत भाषण है। और ये भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया, जो भारत के क्या है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन शिक्षा का केंद्र, इज़ अ ब्यूटीफुल स्पीच, बहुत ही खूबसूरत जो है वो स्पीच है, भाषण है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भारत के राष्ट्रपति हैं। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही इनिशिएट द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा, वह नालंदा के गौरवमयी इतिहास का वर्णन करते हैं। इस स्पीच में वह नालंदा के गौरवमयी इतिहास का वर्णन करते हैं, एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और शपथ लेते हैं उसके रिवाइवल का, उसके नवीनीकरण का, कि नालंदा जैसा गौरवमयी
क्षण जो है वह फिर से रिवाइवल होगा, फिर से उसका पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी फिर से जो है वो रिपीट किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेज दैट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि नालंदा इज अ रिनॉल्ड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, नालंदा जो है वह शिक्षा के केंद्र का शहर रहा है। वेयर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, जहां सरकार ने निर्णय लिया है टू इस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि वहां पर मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए, वहां पर मगध रिसर्च संस्थान जो है वो बनाया जाए। नालंदा जो है वह शिक्षा स्थली रही है, नालंदा जो है वह एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन रहा है, अर्थात प्राचीन शिक्षा का शहर रहा है। वेयर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, जहां सरकार ने निर्णय लिया है टू इस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को वहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत, पाली के अध्ययन के लिए और प्राकृत के अध्ययन के लिए, एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बौद्ध लिटरेचर के रिसर्च के लिए, खोज के लिए, एंड फिलॉसफी, और दार्शनिकता के अध्ययन के लिए मगध रिसर्च इंस्टीट्यूशन को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? नालंदा में, क्योंकि नालंदा जो है वो प्राचीन शिक्षा का शहर रहा है। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नालंदा इज द सिंबल ऑफ, नालंदा संकेत रहा है द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के गौरवमयी अवधि का, भारतीय इतिहास के गौरवमयी अवधि का नालंदा जो है वो एक संकेत रहा है, सिंबल रहा है। बिकॉज ही गिव्ड फॉर नॉलेज ब्लूसम्ड देयर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, क्योंकि नॉलेज देने की प्रक्रिया ने इसे क्या किया? तो ब्लूसम्ड देयर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, इसे इसके एक फाइनेस्ट शेप को दिया, इसे इसके एक निश्चित आकार को दिया जो चारों तरफ फैल गया ज्ञान देने की वजह से। जैसे आप पढ़ रहे हो तो कोई डेहरी से आ रहा है, कोई निकृष्ट से आ रहा है, कोई रामपुर से आ रहा है पढ़ने, तो कई बच्चे चौसा बाजार से आ रहे हैं, कई बच्चे जो है वो नरबतपुर से भी आ रहे हैं, कई बच्चे बारी मोड़ से आ रहे हैं। तो ये ज्ञान का प्रकाश कहाँ कहाँ फैल रहा है? इन सभी जगहों पर फैल रहा है। जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर फैल रहा है। डेहरी के बच्चे आ रहे हैं तो ये ज्ञान का प्रकाश डेहरी में भी जा रहा है। अगर मान लो कोई रामपुर का बच्चा आ रहा है, बनारपुर वाला मुस्की काट रहा है कि हमारा नाम नहीं लिए, हमारे ज्ञान का प्रकाश बनारपुर में भी जा रहा है ना? खुश हो गए? तो बनारपुर में भी जा रहा है। तो मान लो कि अभी हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पर ज्ञान के प्रकाश का क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं, ज्ञान जो है वो शेयर कर रहे हैं, नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हैं, और जगह जगह जगहों पर जो है वो ज्ञान जा रहा है। उसी प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी में ने भी जो है वो ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाया और दूर दूर तक फैलाया। उस समय कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, उस समय ये मोबाइल नहीं था जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है कि वीडियो शूट करके फेसबुक पर डाल दिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपुल ऑन फेसबुक हु वॉच योर वीडियो। बहुत सारे आदमी हैं फेसबुक पर जो आपके वीडियोज़ को देखते हैं, भले ना देखे स्वाइप कर देते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि हाँ धीरज सर का ये वीडियो है, वो पढ़ाते हैं। पर उस समय ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि अगर उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी ऊंचाइयों पर जाता। उस समय कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, बातचीत का कोई तरीका नहीं था। हाँ, बस एक तरीका था, स्कॉलर्स हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी से किसी दूसरे देश में गए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाना, और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी में आए तो उसे संस्कृत में और बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब नए नए ज्ञान को, अलग अलग देशों के ज्ञान को हमारे देश में ला करके एकत्रित किया गया। ताम्रपत्रों पर जो है वो लिखा जाता था, संस्कृत भाषा में लिखा जाता था, बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा जाता था, और उसका अध्ययन करके और लोग जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। कई सारे जो है वो यात्री आए जो नालंदा यूनिवर्सिटी में केवल एक ही मकसद से आए कि हमें केवल और केवल बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो है वो अध्ययन करना है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर का अध्ययन करके वेन टीसैंग जो है वो चाइना में चले गए। कुछ लोग जो है वो तिब्बत से आए, तिब्बत में लेकर के चले गए। आज तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक है और वो संस्कृति यहीं से गई। नालंदा यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ज्ञान के प्रकाश को चहुओर फैलाया गया, बिना किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के और ना ही नेशनल डिस्क्रिमिनेशन के, बिना नस्लीय भेदभाव के, बिना जाति के भेदभाव के, और ना ही राष्ट्रीयता के भेदभाव के। किसी भी राष्ट्र का छात्र हो, अगर आ रहा है, पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, और अध्ययन का केंद्र बन करके इस तरह से नालंदा जो है वो उभर करके सामने आए।
अब आज के इंस्टीट्यूशन में और नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। आज के इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर चर्चा करें तो मतलब शर्म से सर झुक जाएगा, ऐसा शिक्षा पद्धति है। और नालंदा यूनिवर्सिटी का शिक्षा पद्धति कितना अच्छा है कि चहुओर विकास के बारे में सोचा जाता था। अगर स्टूडेंट है उसके अंदर झिझक है कि वो जो है वो कलाओं में निपुण नहीं है, तो उसे जो है वो कला में निपुण बनाया जाता था। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको गाने में बड़ा रुचि है पर वो गा नहीं पाता है, तो उसको सिखाया जाता था कि किस प्रकार से गाया जाएगा। उसे सुरों का ज्ञान दिया जाता था, उसे वाद्य यंत्रों का ज्ञान दिया जाता था, हारमोनियम कैसे बजाएंगे, तबला कैसे बजाएंगे, ढोलक कैसे बजाएंगे, इन सब का ज्ञान दिया जाता था। और साथ साथ में क्या चलता था, पढ़ाई भी चलता था। कितना अच्छा माहौल है, सोच सकते हो। और आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा दिखाई दे रहा है? आज बस एक भेड़ चाल चल रही है, रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, है कि नहीं? तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने क्या किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक ज्ञान का प्रकाश फैलाया चहुओर। तो नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नालंदा जो है वो गौरवमयी अवधि का भारतीय इतिहास का एक संकेत है। बिकॉज ही गिव्ड फॉर नॉलेज ब्लूसुम्ड देयर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, क्योंकि इसके ज्ञान देने का तरीका ही इसे एक निश्चित आकार दिया, चहुओर आकार दिया, ये चारों तरफ फैल गया। इट्स बाउंड्स अ वेरियस पार्ट ऑफ एशिया। इसने एशिया के अनेकों हिस्सों को बांध करके रखा, इसने एशिया के अनेकों हिस्सों को बांध करके रखा। विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्रदान करने के तरीके के द्वारा, ज्ञान आदान प्रदान करने के द्वारा एशिया के अनेक हिस्सों को इसने क्या किया? बांध करके रखा। एशिया का बहुत सारा हिस्सा जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। देयर वर नो रेशियल एंड नेशनल डिस्टिंक्शन, वहाँ कोई भी जो है वो नस्लीय भेदभाव नहीं था, कोई भी वहाँ राष्ट्रीय भेदभाव नहीं था। इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में, देयर वहाँ पर, इट वाज द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस, और यह एशिया के चेतना का केंद्र कहा जाता था। एशिया के चेतना का केंद्र कहने का मतलब क्या होता है? ये जब पढ़ा रहे थे बुक तब भी बताए थे। आखिर आपके अंदर चेतना जागृत कैसे हो रही है? चेतना जागृत तब हो रही है जब आपको ज्ञान दिया जा रहा है। आप अपने से कुछ नहीं सोच सकते हैं। अगर आपको एक प्रिज्म दिखाएं और बोलें कि ये प्रिज्म है, तो आपके दिमाग में आएगा ओ ये वही प्रिज्म है जिसमें अगर श्वेत प्रकाश जाता है तो वो अगर जब बाहर निकलता है, निर्गत होता है बाहर, तो उस स्थिति में 7 रंग में ये विभक्त हो जाता है। तो ये सोचने की चेतना आपको कहाँ से मिली? जब प्रिज्म दिखाए तब मिली। ऐसे ही अनेक प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो वो चेतना जो है वो आपके अंदर जागृत होगी। हम कहेंगे कि ये मार्कर यहाँ पर रखे हैं और यहाँ से ये नीचे क्यों गिर गया, तो अब इसके विषय में आपके अंदर चेतना जागृत होगी। और जब इस तरह की चेतनाओं का समायोजन होता है और जब आप जवाब बेहतरीन ढंग से देते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन पूछता है कि रिंकी कहाँ पढ़े ली? अच्छा नहीं जानत का बात बा, कोनो दिक्कत बा? तो ना बड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कैली। एक आदमी पूछल कि हई मार्करवा काहे नीचे गिर जाता, तो बड़ा बढ़िया से पूरा नियमे बता दिली। समझ में आ रहा है ना? खूब बढ़िया से फिजिक्स मतलब बहुत अच्छे से इनको समझ में आया है। हम पहली बार देखे कि काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन की है कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ती है, तो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। तो उस समय जो है वो माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर के ज्ञान का प्रकाश कहाँ फैल गया? चौसा में फैल गया। अब वहाँ के और भी जो बच्चे होंगे वो भी जो है वो सुनेंगे और ज्ञान अर्जन के लिए यहाँ पर आने का काम करेंगे। इसी तरह से जब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जाता है, तो उस देश के लोग चाहते हैं कि और अधिक से अधिक स्कॉलर्स जो है वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ें, वहाँ सीखें और सीख करके वापस आएँ तो यहाँ के लोगों को शिक्षा दें। और एक शिक्षक हमेशा ही अध्ययनशील होना चाहिए, डेली पढ़ने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ते हैं, गलत, पढ़ना चाहिए। एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़िए। आप कहिएगा कि एक टॉपिक हम इस साल पढ़ाए ही फिर अगले साल भी पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, हमको याद है हम नहीं पढ़ेंगे। आप उसको पढ़िए, आप उसको और बेहतर तरीके से क्या कीजिए, रिवाइवल करके और प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले जनरेशन को वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहले हम पढ़ते थे कि नहीं भाई प्रिज्म जो है वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है, तो आने वाला समय अब ऐसा है कि वो करके दिखाइए कि नहीं ये प्रिज्म है और लाइट जब जाएगा तो इससे क्या होगा, 7 कलर्स जो है वो दिखाई पड़ेंगे। आने वाला जो समय है वो इस तरह का है। आप
एयर प्रेशर के बारे में बता रहे हैं तो उसको समझाइए प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने कल बताया कि एयर प्रेशर क्या होता है। एक छोटे से बॉटल के अंदर इतना प्रेशर है कि उतना फूंक मार रहे थे फिर भी गुब्बारा फूल नहीं रहा था। एयर प्रेशर है ये। तो इस रूम में कितना एयर प्रेशर होगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, तब वो चेतना जागृत होगी कि एयर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे शो करें, प्रैक्टिकली कैसे दिखाएं स्टूडेंट्स को। और ये आपके अंदर भी चेतना जागृत होगी जब आप अध्ययन कीजिएगा तब। और जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आप जहाँ पर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं एक गांव से अगर 20 बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो कहा जाएगा कि इस गांव का भविष्य शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक चाहें तो इन 20 बच्चों को खूब बेहतर इंसान भी बना सकते हैं या इनको फेलियर भी बना सकते हैं। तो उस 20 बच्चों के आने की वजह से उस गांव का भविष्य अब किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर पूरे विश्व के लोग अगर आते हैं, खास करके एशिया के अगर लोग आते हैं, तो एशिया के कन्फ्यूशनिस्ट सेंटर कौन बन गया? नालंदा बन गया। नालंदा ही जो है वो एशिया का क्या बन गया? चेतना का केंद्र बन गया। तो इट वाज द सेंटर ऑफ एशियन कन्फ्यूशनिस्ट। यह जो है वह नालंदा जो है वह एशिया के चेतना का केंद्र बन गया। महात्मा बुद्धा एंड महावीरा वर एसोसिएट टू द प्लेस। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर जो हैं वह इस प्लेस से जुड़े हुए थे, वह इस प्लेस पर जुड़े हुए थे, अर्थात इस नालंदा यूनिवर्सिटी में थे। इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारीपुत्रा, और यह सारीपुत्रा का जन्म स्थली है। इट इमर्ज्ड एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी, और ये एक बृहत यूनिवर्सिटी के रूप में उभर कर सामने आई समटाइम्स इन द गुप्ता एज, यानी गुप्त काल में। गुप्त काल में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी तेज़ी से जो है वह उभर करके सामने आई और एक फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी बन गई, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। चारों ओर इसकी व्याख्या हो रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विथ द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो जन्म हुआ वह लोगों के दान पुण्य से हुआ, डोनेशन से हुआ, चैरिटी से हुआ। बाय द टाइम ऑफ व्हेन टीसैंग, और व्हेन टीसैंग के समय और चाइनीज पिलग्रिम जो एक चाइनीज यात्री थे, इट हैड 6 लार्ज विहार। इसमें जो है वो 6 बड़े बड़े लार्ज विहार, 6 बड़े बड़े विहार थे। अकॉर्डिंग टू 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, यशोवर्मन के 8वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शन के अनुसार, लिखित लिपि के अनुसार, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यशोवर्मन के 8वीं शताब्दी के इंस्क्रिप्शन के अनुसार ये देखा गया है कि इट हैड 6 लार्ज विहार, कि इसमें कितने बड़े बड़े विहार हैं? 6 बड़े बड़े विहार हैं। 6 बड़े बड़े विहार हैं। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक वरीज। जो शिक्षक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वह इकोनॉमिक वरीज से क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है। टीचर्स पेड इंडिविजुअल अटेंशन। शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत ध्यान देते हैं टू दियर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों पर। जो शिक्षक हैं वो अपने विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और उनके चौमुखी विकास के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं करते हैं कि कोचिंग के सामने झगड़ा होता तो गई नहीं देख लेनी है, चुपचाप आ गई नहीं अंदर, अकेवाड़ी बंद कर देनी तो कह देनी कि अरे नीचे झगड़ा हुआ है, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में हुआ है, और कोचिंग अपने कोचिंग का जो कुकृत्य है वो दूसरे कोचिंग पर छाप देना। ये आज की शिक्षा पद्धति है। वीडियो खराब ही करना नहीं चाहते हैं, नहीं तो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह में एक और चीज़ बताए थे वो हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। होगा दूसरे कोचिंग में, अब बस वहाँ नीचे कोचिंग है हमारा, तो क्या बोलेंगे कि कहाँ हुआ है? माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में हुआ है। अब हो गए साइड तो दुनिया देख रही है कि कहाँ हो रहा है। साइड जब हो गए, वहाँ से दूर हट गए, परेशान जब इतना किए कि वहाँ से दूर हट गए, रूम दूसरी जगह ले लिए, तो अब सब देख रहा है कि कहाँ हो रहा है। अब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। आज नहीं तो कल वो सामने आएगी ही। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंसिडेंट, ऑल दिस मैटर, देयर इज वन थिंग, बिकॉज टीचर कांट पे इंडिविजुअल अटेंशन टू दियर स्टूडेंट्स। इन सारी चीज़ों के पीछे केवल और केवल एक ही चीज़ है कि टीचर्स जो है, जो शिक्षक हैं, वो अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देते हैं, व्यक्तिगत ध्यान नहीं देते हैं। अगर व्यक्तिगत ध्यान देते तो बवाल ही नहीं होता। आई कैन पे माई इंडिविजुअल अटेंशन टू माई स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लड़ने लगे। अगर मैं अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूँ, व्यक्तिगत ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा कि मेरा स्टूडेंट कितना भी आक्रामक हो जाए और हम वहाँ पर खड़े हो जाएं और एक बार बोलेंगे चुप रहो, एकदम शांत रहो, वो तुरंत शांत हो जाएगा।
लेकिन वो कब होगा? जब एक इंडिविजुअल अटेंशन बनेगा तब, जब एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनेगा तब। कितना भी बदमाश स्टूडेंट हो, अगर उसके साथ बातचीत हम कर रहे हैं क्लास में, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देखेगा स्टूडेंट कि नहीं हमारे ऊपर सर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है तो 5 बार बता रहे हैं, हमारे बेहतर के लिए बता रहे हैं। तो कल को अगर वो कितना भी गुस्सा होगा और जहां अगर हम बोलें कि ये सब क्या कर रहे हो, एकदम शांत हो जाओ, चलो क्लास में, तो फिर वो वहां पर नहीं टिकेगा। कुछ देर के लिए हो सकता है टिके अगर जिद्दी होगा तो, लेकिन एक बार अगर और बोले तो वो चुपचाप क्लास में आ जाएगा, अगर समझदार होगा तब। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऐसा स्टूडेंट कभी भी बदतमीजी किया हो हमारे साथ। बदमाश से बदमाश स्टूडेंट भी सुधर करके गया है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। अगर आप किसी का व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो वो आपका कद्र करेगा, ये रियलिटी है। आप व्यक्तिगत ध्यान अगर किसी का भी देंगे तो वो आपकी कद्र करेगा, वो आपकी बात मानेगा। और खास करके जब आप गुरु के ओहदे पर हैं तब तो अपने विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना ही चाहिए, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे कितना भी तेज विद्यार्थी हो। और शिक्षक का मतलब यह है कि व्यक्तिगत ध्यान देना दायित्व ही बन जाए, ऐसा सोच रखना चाहिए। तभी जो है वो एक फ्लसरिंग यूनिवर्सिटी के रूप में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी विख्यात हुआ, वैसे ही उस टीचर का व्यक्तित्व भी क्या होगा, विख्यात होगा। और हम तो बस एक ही चीज़ कहते हैं कि अंगुलीमाल जैसा डाकू और हत्यारा समझ सकता है तो आज का यूथ क्यों नहीं समझ सकता है? बस उसको समझाने वाला चाहिए। अब अंगुलीमाल का कहानी नहीं बताएंगे, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि टीचर पेड इंडिविजुअल अटेंशन टू दियर स्टूडेंट्स। शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थियों पर इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, अर्थात व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया केम टू स्टडी। स्कॉलर्स मतलब जो स्कॉलर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास बुद्धि का भंडार है, वो स्कॉलर्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, वो चाइना से, कोरिया से, तिब्बत से, तुर्किस्तान से एंड मंगोलिया से केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो पढ़ने के लिए आए, वो अध्ययन करने के लिए आए नालंदा में और बुद्धिस्ट लिटरेचर को कलेक्ट किए। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द एशिया। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी था, जो पुस्तकालय था, वो संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ा जो है वो क्या था, यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा लाइब्रेरी था, सबसे बड़ा जो है वो पुस्तकालय था। विच वॉज डिस्ट्रॉयड इन द 12th सेंचुरी, जो 12वीं शताब्दी में क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में था, जिसे 12वीं शताब्दी में बर्बाद कर दिया गया, जला दिया गया। द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ड्रॉन अप विथ द ग्रेट विजडम। और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो एक ग्रेट विजडम के द्वारा जो है वो ड्रॉन अप किया गया था, अर्थात एक महान जो है वो निर्माण के लिए बनाया गया था। अर्थात जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो इस तरीके से बनाया गया था कि विद्यार्थी अगर उस पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे तो उनका जीवन ही बदल जाएगा, अर्थात वो चौमुखी विकास को प्राप्त कर लेंगे। इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी। इसमें 5 विषयों का अध्ययन करना जरूरी था, कंपल्सरी था। विच इनेबल्ड द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स को निखारता था। 5 विषयों का अध्ययन करना जरूरी था, जो विद्यार्थियों को क्या करता था, निखार देता था। द स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा कैरिड ऑफ द टॉर्च ऑफ नॉलेज। जो नालंदा के स्कॉलर्स थे उन्होंने ज्ञान के प्रकाश को लेकर के गए टू फॉरेन कंट्री, विदेशी भूमि में या विदेशी देश में, ऑल्सो हमेशा ही। एट लास्ट, अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेज दैट, अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह कहते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट टू डेवलप द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम आशा करते हैं कि हम मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस प्रकार से डेवलप करेंगे इनटू द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा के लिए केंद्र के रूप में, लाइक एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी था। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र था, वैसे ही हम भी मगध रिसर्च इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन के लिए डेवलप करेंगे, अर्थात उच्चतम शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। और इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का समरी ही जो है वो फिनिश हो गया। इसके आगे क्वेश्चन आंसर कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है।